हेलो स्टूडेंट्स, नमस्ते। मैं राहुल सचवानी आप सभी का फिर से वेलकम करता हूं अपने साइंस के इस शानदार सफ़र में। अभी तक तो साइंस से आपको ना बहुत ज़्यादा प्यार होने लग गया होगा, क्योंकि आपको जानने को मिल रहा होगा कि अच्छा ये चीज़ ऐसे होती है, अच्छा ये ऐसे बना है, या फिर जो पदार्थ है वो किस तरह से बना हुआ है, उसके अंदर क्या है। खैर, इस पर अपन आने वाले चैप्टर्स में बातचीत करेंगे कि ये आखिर में जो पदार्थ भी है ना, ये कैसे बना हुआ है। बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से हम लोग उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो आज की क्लास में हमारा है लेक्चर नंबर 4 और चैप्टर है हमारा हमारे आसपास के पदार्थ या मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, हर चीज हमारे आसपास। तो अभी उस चैप्टर में हम लोग लास्ट लेक्चर में, आप लोगों को याद होगा, हमने पढ़ा था कि जो हमारे पास में पदार्थ है तो उसकी हमारे पास में अलग अलग अवस्थाएं हैं। जैसे ठोस है, हमारे पास में द्रव है और गैस है, और उन अवस्थाओं की कुछ ना कुछ खास बात है, कोई ना कोई विशेषता है, खासियत है उनकी। तो वो खासियतें कौन सी थी वो हमने अच्छे से पढ़ा था लास्ट क्लासेस में, और आपको आई होप अच्छे से सब कुछ समझ में आया है। तो आज की इस क्लास में हम लोग टॉपिक को आगे बढ़ाने वाले हैं और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं और बहुत इंटरेस्टिंग प्रैक्टिकल्स करने वाले हैं। तो हमारा आज की क्लास का टॉपिक क्या है, तो मैं आपको बताता हूँ। ये टॉपिक हम शुरू करेंगे एक क्वेश्चन से। भाई, हमने 3 अवस्थाओं के बारे में पढ़ लिया, ठोस, द्रव और गैस। या खैर इसके अलावा 2 और अवस्थाएं होती हैं, उनके बारे में मैं आपको चैप्टर के लास्ट में बताऊंगा। मैंने आपको बताया क्योंकि वो हमसे एग्जाम में पूछेगा नहीं, उनके बारे में पूछा नहीं जाता, और वो उसके बारे में हमारे को इतनी डिटेल भी नहीं है, हमारे पास में बहुत कम डिटेल है। तो 3 ही अवस्थाएं हैं जो मेजर हैं, ठोस, द्रव और गैस। तो वो अवस्थाएं जो है पदार्थ की, क्या वो बदल सकती हैं क्या? जैसे अगर कोई चीज ठोस है तो क्या वो द्रव में बदल सकती है, या फिर आप मान लीजिए कोई चीज अगर द्रव है तो क्या वो गैस में बदल सकती है, या फिर गैस वाली ठोस में बदल सकती है, या फिर ठोस वाली जो है वो गैस में बदल सकती है। ऐसा हो सकता है क्या? तो आप बोलेंगे कि हाँ सर, हमने देखा तो है, ऐसा होता है। और इसका सबसे सिंपल एग्जाम्पल क्या है हमारे पास में, कि सर जो बर्फ है ना, वो पानी का ठोस रूप है, फिर बर्फ पिघलती है तो द्रव वाला रूप बन जाता है, लिक्विड बन जाता है, और फिर उसको जब हम और ऊष्मा देते हैं तो वो क्या, गैस बन करके उड़ जाती है, पानी वाष्प बन करके गायब हो जाता है जब उसको बहुत गर्म करते हैं। तो इसका मतलब क्या है, पदार्थ अपनी अवस्थाएं बदल सकता है। तो यहां पे तो हमने आंसर दे दिया कि सर बहुत सिंपल है कि हाँ ऐसा हो सकता है। अभी इसमें हम एक चीज समझ रहे हैं कि यहां पे जो अवस्था में परिवर्तन हुआ है ना, ये किस कारण हुआ है, ये जो अवस्था में परिवर्तन है ये हुआ क्यों है। तो हम यहां पर कहेंगे कि अवस्था में परिवर्तन हम कह रहे हैं तापमान के कारण हुआ है। तो हमें क्या पढ़ना है, तापमान बदलने का प्रभाव। अर्थात कि कोई भी पदार्थ का अगर हम तापमान बदल दें, टेम्परेचर बदल दें, तो उस पर उसका क्या प्रभाव पड़ता है। तो पहले मैं आपको एक बहुत सिंपल चीज बताता हूं, फिर उसके अंदर का थोड़ा सा कंसेप्ट समझेंगे और फिर आज के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को समझेंगे। तो पहले थोड़ा सा बेसिक, जैसे हम कह रहे हैं कि कोई भी चीज हमारे पास में ठोस है, तो हमें क्या देखने को मिलता है कि अगर हम इसको क्या करें, गर्म करें इसको हम लोग, मैं यहां लिख देता हूं, गर्म करें हम इसको, तो ये किस में बदल जाता है। तो हम कहेंगे कि सर ये उस केस में द्रव में बदल जाता है। अगर इसको हम और ज्यादा ऊष्मा दें, गर्म करते हैं, तो हमें क्या देखने को मिलता है कि सर ये गैस में बदल जाता है। बिल्कुल सही बात है। और उल्टा भी तो सच होना चाहिए ना, फिर उल्टा भी सच होना चाहिए। अगर हम क्या करें, इसको ठंडा करें, क्या करें, गैस को अगर हम ठंडा करें, गर्मी निकाल लें उसमें से, या ठंडक दे दें, देखो दोनों एक ही बात है। आप सोच के देखो, अगर मैं कह रहा हूं गर्मी निकाल दें इसकी, तो वो चीज ठंडी हो जाएगी ना, या मैं कह रहा हूं कि ठंडक दे दो, बात तो एक ही है। जैसे रेफ्रिजरेटर होता है अपना घर में, वो क्या करता है, उसकी जो मोटर होती है वो क्या करती है, वो फ्रिज के अंदर से गर्मी को निकाल के बाहर डाल देती है, तो अंदर ठंडा हो जाता है। समझ रहे हैं आप इस बात को? तो ये किया हमने, ठंडक दी इसको या गर्मी को बाहर निकाल दिया। और या फिर इसको हम और जब ठंडा करते हैं, ये तो सबको पता है कि हम लोग अपने घरों में बर्फ कैसे जमाते हैं, ठंडा करते हैं। पानी को जब हम बहुत ठंडा करते हैं तो वो बर्फ जम जाता है, बर्फ बन जाता है। ठीक है सर, सही बात है। तो ये हमें साफ साफ समझ में आ गया कि तापमान बदल रहा है सर, जब हम ऊष्मा दे रहे हैं, गर्मी दे रहे हैं या ऊष्मा बाहर निकाल रहे हैं, तो उस पदार्थ का तापमान बदल रहा है, और टेम्परेचर या तापमान बदलने के कारण क्या हो रहा है, उसकी अवस्था में परिवर्तन हो रहा है। आप समझेंगे कि कैसे।
होता कैसे? तो आप एक चीज समझेंगे, हमेशा ध्यान रखेंगे, जो तापमान है ना वो दरअसल में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हमारे पास में। किस चीज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? तापमान। तापमान पदार्थ के कणों की जो गतिज ऊर्जा है ना उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, या अनुक्रमानुपाती है, या सरल शब्दों में आप इसको बोलेंगे समानुपाती है। अच्छा, इसका मतलब क्या होता है? तो देखिए, एक उदाहरण से मैं आपको इसका मतलब समझाऊंगा। उदाहरण ये है कि सर जैसे हम लोग मेहनत करते हैं, जैसे हम लोग एग्जाम आ रहे हैं तो हम मेहनत करेंगे सर, हम ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करेंगे तो फिर क्या होगा, हमारा रिजल्ट अच्छा होगा। रिजल्ट अच्छा होगा मतलब है हमारे मार्क्स अच्छे आएंगे। तो मैं कहूँगा कि ये अनुक्रमानुपाती है, किसके? अंक, हमारे अंक अच्छे आएंगे। इसका मतलब ये होता है कि अगर आप ज़्यादा मेहनत करेंगे तो आपके ज़्यादा अंक आएंगे, अगर आप कम मेहनत करेंगे तो आपके कम अंक आएंगे। ये मतलब होता है इसका। अगर एक चीज बढ़ेगी, एक भौतिक राशि बढ़ेगी तो दूसरी भौतिक राशि भी बढ़ेगी। अगर एक कम होगी तो दूसरी भी कम होगी, अगर ये कम होगी तो ये कम हो जाएगी, या ये कम होगी तो ये कम हो जाएगी। दोनों एक दूसरे पर निर्भर करती हैं। अगर एक बढ़ेगी तो दूसरी बढ़ जाएगी, अगर एक कम होगी तो पहली भी कम हो जाएगी। समझ में आई आप सबको ये वाली बात? हाँ सर, ये हमको समझ में। अच्छा, ये ऐसे ही अगर हम देखेंगे, जैसे हम कह रहे हैं कि सर मस्ती करेंगे, सर घूमने चले जाएंगे, सर फिल्म देखेंगे हम लोग, तो सर मूवी आती है सर आजकल तो हम इंटरनेट से डाउनलोड कर लेते हैं, वो देखेंगे सर हम। तो देखो क्या होगा, एक नया संबंध बताते हैं आपको। ये वाला तो कौन सा हुआ? इसको बोलते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, या इसको बोलते हैं अनुक्रमानुपाती। क्या बोलते हैं इसको? मैं लिख देता हूं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या सही शब्दों में आप इसको हिंदी में बोलेंगे अनुक्रमानुपाती, या सरल शब्दों में हम कहने को इसको समानुपाती भी कह सकते हैं। अच्छा, दूसरा जो हमारे पास में रिलेशन है ना, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है। इसको आप देखेंगे यहाँ पे उल्टा हमें देखने को मिलता है कि आप जैसे मान लीजिए फिल्म देखेंगे, ठीक है, मूवी देखेंगे, बहुत सारी देखेंगे, ज्यादा देखेंगे, तो आपका रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा, आपके मार्क्स जो हैं वो कम आ जाएंगे। तो ऐसे रिश्ते को हम लोग बोलते हैं व्युत्क्रमानुपाती, कि एक चीज जब बढ़ रही है, क्या देखने को मिल रहा है हमें, जब फिल्में बढ़ रही हैं तो हमारे अंक कम हो जाते हैं। उल्टा रिश्ता है दोनों का, दोनों का उल्टा रिश्ता है। एक चीज बढ़ेगी, दूसरी चीज कम हो जाएगी, दूसरी चीज बढ़ेगी तो पहली कम हो जाएगी। अंक ज्यादा आ रहे हैं मतलब इसने बच्चे ने फिल्में देखना कम कर दिए। इसको बोलते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल। क्या बोलते हैं? इनवर्सली प्रोपोर्शनल, या हिंदी में इसको हम लोग बोलते हैं व्युत्क्रमानुपाती। क्या बोलते हैं? व्युत मतलब उल्टा और क्रमानुपाती से, जो ऊपर लिखा था क्रमानुपाती यही वाला नीचे आ जाता है। ठीक है सर, ये हमको समझ में आ गया, अभी लिख भी दूंगा मैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो अभी देखो होता क्या है, मेरे को आपको थोड़ा सा कंसेप्ट समझाना है, उसके लिए मैं एक काम करता हूँ, एक पेज ऐड करता हूँ, फिर आपको कंसेप्ट समझाता हूँ। तो अभी देखेंगे हम लोग यहाँ पर, हम कह रहे हैं सर दरअसल तापमान बढ़ाने से होता क्या है वो समझना है हमें। तो होता ये है, जैसे मान लेते हैं ये हमारे पास में कोई पात्र है, कोई बर्तन है हमारे पास में इस तरह से, और ये हमारे पास में मान लीजिए नीचे एक स्टैंड पर रखा हुआ है, इस तरह से एक स्टैंड है हमारे पास में, और ये स्टैंड का हमारे पास में इस तरह से तीसरा पैर भी है जो पीछे है, दूर है, इस पे रखा है हमने इसको। और मान लीजिए इस पर हमारे पास में बर्नर की व्यवस्था भी है, जलाने की व्यवस्था भी प्रॉपर है, पर्याप्त है। यहाँ पे ऐसे हमने इसको यहाँ पर जला रखा है, और यहाँ पर इसके अंदर हम मान लेते हैं हमारे पास में कोई लिक्विड है, और बहुत सरलता के लिए आप लोग ये मान सकते हैं कि इसमें क्या है, जल है हमारे पास में, H2O है। तो इसके कण हैं जो, होता ये है कि तापमान जैसे जैसे बढ़ता है तो कण जो है पदार्थ के कणों की गतिज ऊर्जा, तापमान बढ़ेगा तो पदार्थ के कणों की जो गतिज ऊर्जा है वो भी बढ़ेगी। अच्छा, गतिज ऊर्जा को क्या बोलते हैं हम लोग? काइनेटिक एनर्जी। इसको यूं भी लिख सकते हैं आप लोग कि टेम्परेचर जब बढ़ता है, तापमान, तो क्या बढ़ता है? काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है। काइनेटिक एनर्जी का क्या मतलब होता है? भागना इधर से उधर, इधर से उधर। जैसे समझेंगे इस बात को हम लोग, ठोस कोई पदार्थ है तो उसके कण ऐसे पास पास में है,
तो ये ज़्यादा दूर नहीं जा पाते एक दूसरे से, मतलब खुद की जगह छोड़ के ज़्यादा दूर नहीं जा पाते। मान लो इतना दूर चला जाएगा, इतना दूर चला जाएगा बस। तो इसकी गति बहुत कम हो रही है ना, वाइब्रेशन बहुत कम हो रहा है, मतलब हो भी रहा है तो बहुत कम जगह में ही हो रहा है, ज़्यादा दूर नहीं जा पा रहा। सही बात है। तो इसकी गति इतनी है ही नहीं, तो गति की ऊर्जा जो गतिज ऊर्जा है वो भी कम है। अच्छा सर, अगर हम द्रव की बात करें तो सर इतना इतना दूर है उसके कण, तो क्या होगा बेटा जी कि जब ये कण गति करेंगे तो मान लीजिए कि ये यहाँ जाएंगे, यहाँ जाएंगे, यहाँ इतना इतना चल सकते हैं, ज़्यादा नहीं चल सकते ये भी, लेकिन फिर भी हाँ ठोस से तो ज़्यादा चल सकते हैं। तो द्रव के कणों की गतिज ऊर्जा ठोस के कणों से ज़्यादा है। सही बात है। अच्छा, अब क्या करेंगे हम लोग, तीसरी अवस्था में देखेंगे कि जो गैस के कण हैं हमारे पास में, उनके पास तो गति करने के लिए बहुत सारी जगह है, वो तो कहीं भी जा सकते हैं, ये पूरे में गति कर सकते हैं। तो इनकी गतिज ऊर्जा जो है वो सबसे ज्यादा है हमारे पास में। कितना कितना दूर जा सकते हैं सारे के सारे, तो इनकी गतिज ऊर्जा हमारे पास में सबसे ज्यादा है। अब जब हम तापमान देते हैं तो गतिज ऊर्जा कणों की बढ़ेगी। पहले थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे चल रहे थे, यहाँ चल रहे थे, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, ऐसे पास पास में ही चल रहे थे, ज़्यादा दूर नहीं जा रहे थे। लेकिन फिर धीरे धीरे क्या होगा, तापमान बढ़ने के कारण ये ज़्यादा कंपन करने लग जाएंगे, वाइब्रेट करने लग जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपने जो इनको ऊर्जा दी है वो ऊर्जा इन कणों के पास जाएगी, अंदर ट्रांसफर हो रही है ना, एनर्जी उसमें ट्रांसफर हो रही है। तो अभी ये जो कण है ये भागने लग जाएंगे यहाँ से, तो यहाँ से जाएगा, ऐसे भागेगा, ऐसे भागेगा, ऐसे भागेगा। फिर एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि ये जो कण है ना ये बंधन से मुक्त हो जाएंगे, ये कण जाएंगे भैया सीधे ऊपर, ठीक है, क्योंकि इनके पास इतनी ऊर्जा आ गई है ना कि इनका जो बंधन बना हुआ था ना दूसरे कण से, उसको तोड़ दिया इन्होंने। होता है ना, हमारे साथ भी तो ऐसा होता है। आज एक हमारा दोस्त है क्लास में, वो पक्का दोस्त है हमारा, लेकिन मान लीजिए क्या हुआ कि एक दूसरा पक्का दोस्त बन गया और वो उससे भी ज्यादा पक्का बन गया। तो हम क्या करेंगे, अपनी सीट बदल लेते हैं, पुराने दोस्त को छोड़ के उसके पास जाके बैठ जाते हैं। हालांकि ऐसा बहुत कम होता है, पक्के दोस्त बड़े कम बनते हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी एक एग्जाम्पल देने के लिए मैं आपको ऐसे बता रहा हूँ। तो ये कण जो है उड़ करके चले जाते हैं। तो ये हमारे पास में हमने क्या लिया था, हमने द्रव अवस्था में लिया था पानी, जल जो है, और ये किस में बदल गया हमारे पास में, गैस की अवस्था में बदल गया। समझ में आ रहा है सबको? अच्छा, ये हम कैसे चाहते थे शुरू कर सकते थे, हम चाहते तो इसको ठोस अवस्था में लेते, बर्फ को लेते और फिर उसको गर्म करना शुरू करते, तो पहले वो किस में बदलता, द्रव में बदलता, फिर द्रव को और गर्म करते तो वो किस में बदलती, गैस में बदलती। तो कंसेप्ट समझ गए क्या आप लोग कि सर कंसेप्ट क्या है, काइनेटिक एनर्जी का कंसेप्ट है, गतिज ऊर्जा का कंसेप्ट है पूरा का पूरा। हाँ सर, हम लोग समझ गए। तो अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, तो यहाँ पर हम दूसरे पॉइंट्स की थोड़ी सी चर्चा करेंगे यहाँ पर। तो देखें, सबसे पहले देखें, तो हम कह रहे हैं कि सर अवस्था को बदलने से, अवस्थाओं को बदलने से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पद अब कुछ एक साइंस में हमने डिफाइन कर रखी हैं चीजें, क्योंकि विज्ञान ऐसे अपन कुछ भी बातें नहीं कर सकते ना विज्ञान पे कि हम बोलेंगे कि थोड़ा और तापमान बढ़ा दो, थोड़ा और बढ़ा दो, थोड़ा और बढ़ा दो, पिघल जाएगी बर्फ। तो विज्ञान बोलता है नहीं, ये बताओ एग्जैक्टली कब पिघलेगी कोई चीज, एग्जैक्टली कब वो गैस में बदलेगी, एकदम सटीक आप कोई चीज बताओ हमको, सटीक तापमान बताओ कब वो गैस में बदलेगी। तो हमने इन चीजों को परिभाषा के रूप में बना दिया। तो देखेंगे सबसे पहले यहां पर हमारे पास में सबसे जो पहला पॉइंट है वो है गलनांक। क्या है सर? गलनांक। तो गलना मतलब सर गलना, गलनांक जो है वो गलना से बना है और गलने का मतलब होता है पिघलना। तो उन्होंने कहा बिल्कुल सही बात है, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। क्या बोलते हैं सर? मेल्टिंग पॉइंट। देखो इसको भी तोड़ोगे ना आप, गलन प्लस अंक तो पिघलने वाला अंक, ये भी क्या है? मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग मतलब पिघलना और पॉइंट मतलब बिंदु। तो हम कह रहे हैं कि देखो क्या होगा कि भैया हमारे पास में कोई भी ठोस है, जैसे मान लीजिए मैंने ये ठोस ले लिया, ये मेरे हाथ में है यहाँ पे, या मान लीजिए मैं ऐसे बड़ा हिम्मत वाला आदमी हूँ, मैं एक लोहे का टुकड़ा लाया इतना बड़ा, मैं कहा इसको पिघलाएंगे अभी अपन। तो मैंने उसको गर्म करना चालू किया। अब हमारा फर्ज बनता है एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते, जिम्मेदार विद्यार्थी होने के नाते, कि हम उसके तापमान को मापते जाएं। कैसे नापेंगे? थर्मामीटर आता है, वो डॉक्टर लगाते हैं ना जीभ के नीचे, वही वाला थर्मामीटर, लेकिन वो वाला नहीं लगाएंगे क्योंकि वो बहुत कम ताप नाप सकता है, ज़्यादा ताप नहीं नाप सकता। लोहे को पिघलाने के लिए हमको बहुत ज़्यादा तापमान चाहिए, तो उसके लिए अलग विज्ञान वाला आता है, वो लगाएंगे। फिर उसमें ऐसे लेजर लाइट वाला भी थर्मामीटर आता है, तो वो लगा लेंगे मान लो, तो उससे हमें पता चलेगा कि कितना 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 टेम्परेचर बढ़ाते हैं जब हम लोग। फिर एक टेम्परेचर ऐसा आता है जहाँ पे वो ठोस जो है वो पिघलने लग जाता है, वो लिक्विड में बदलने
लग जाता है। तो जिस तापमान पे कोई ठोस जो है वो पिघलने लग जाता है, ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में बदल जाता है, उस तापमान को हम लोग क्या बोलते हैं? गलनांक बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर? गलनांक बोलते हैं। अच्छा, इसमें एक छोटी सी चीज हम लोग और जोड़ सकते हैं, वो आप पुस्तकों में देखेंगे। वो क्या है हमारे पास में कि सर वायुमंडलीय दाब पर, भाई जैसे हमारा ये वायुमंडल है तो ये कुछ ना कुछ क्या लगाता है? दाब लगाता है। ऐसे हवा है ना हमारे ऊपर बहुत सारी, तो वो भी हमारे ऊपर ऐसे दाब लगाती है। तो ये दाब अलग अलग जगह पे पृथ्वी पर अलग अलग होता है। पृथ्वी की सतह पर थोड़ा ज़्यादा होता है, समुद्र के आसपास में, पहाड़ों पे जैसे चढ़ते जाते हैं ऊपर 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 जाते जाते हैं तो वहाँ पर दाब जो है थोड़ा कम होता जाता है। तो वहाँ पर थोड़ा सा तापमान हमें ज़्यादा देना पड़ता है। सेम काम को करने के लिए हमें ऊर्जा की ज़्यादा खर्च करना पड़ता है। वो मैं आपको कभी समझाऊंगा भविष्य में, दाब का कंसेप्ट जब हम पढ़ेंगे तो क्यों होता है ऐसा। लेकिन हम ऐसे सिंपल बोलते हैं कि वायुमंडलीय दाब पर, कि जो नॉर्मल हमारे यहाँ पे नीचे पृथ्वी पर जो वायुमंडल के कारण दाब है जमीन की सतह पर, तो उस दाब पर हम कह रहे हैं कि किसी ठोस को पिघलाने के लिए जो तापमान जरूरी है ना, जिस तापमान पर कोई ठोस पिघलेगा उसी को हम लोग गलनांक कहते हैं। आप डेफिनेशन पढ़ें। जिस न्यूनतम तापमान पर ठोस पिघलकर द्रव बन जाता है वो कम से कम तापमान, क्योंकि उससे ज्यादा पे भी पिघलेगा ही, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, लेकिन वो कम से कम तापमान जिस पर पिघलने लग जाए उस तापमान को हम लोग बोल रहे हैं गलनांक। वह इसका गलनांक कहलाता है। किसी ठोस का गलनांक उसके कणों के बीच आकर्षण बल के सामर्थ्य को दिखलाता है। समझ गए आप इस बात को कि किसी भी ठोस का जो गलनांक है वो हमें क्या बताता है कि कोई भी जो हमारे पास में ठोस के कण हैं वो कितना ज्यादा मजबूती से जुड़े हुए हैं। अगर हमें बहुत तापमान बढ़ाना पड़ेगा, इसका मतलब बहुत ज्यादा मजबूती से जुड़े हुए, तभी तो तोड़ नहीं रहे एक दूसरे को, बंधन नहीं तोड़ रहे और लिक्विड नहीं बन रहे। ये चीज हमें इससे समझनी है। बड़ा सिंपल पॉइंट है, हो सकता है पहले ही पढ़ चुके हो आप। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास में संगलन या गलन। वेरी सिंपल सर। तो ये तो किसी तापमान की बात हो रही, गलनांक मतलब कोई तापमान है, गलन अंक नहीं है इसमें, केवल क्या लिखा है? गलन। तो गलन को बहुत सरल शब्दों में अगर मैं बोलूं ना तो ये होता है पिघलना। क्या होता है ये? पिघलना। इसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं फ्यूजन या मेल्टिंग। आप देख पा रहे हो, मेल्टिंग, मेल्ट होना मतलब बह जाना, और इसको संगलन या गलन हम लोग हिंदी में कह रहे हैं, और पिघलना हम लोग सरल हमारी भाषा में, आम भाषा में बोलते हैं। तो कह रहे हैं गलने की प्रक्रिया, यानी कि ठोस से द्रव बनने की जो प्रक्रिया है ना, जो प्रोसेस है, उसी को ही हम लोग क्या कह रहे हैं? गलन कह रहे हैं, या इसको हम लोग संगलन कह रहे हैं। समझ में आ गया सब लोगों को यहाँ तक? बहुत बढ़िया। चलो तो आगे देखेंगे अब हम लोग नेक्स्ट। तो नेक्स्ट ये हमने समझ लिया था। इसके बाद हमारे पास में जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा। ये बड़ा खतरनाक लग रहा है ना टॉपिक, ये बड़ा भारी टॉपिक लग रहा है ना, तो इस पे चलेंगे अपन। लेकिन उससे पहले ना थोड़ी सी मस्ती करेंगे अपन। तो देखो क्या मस्ती करेंगे यहाँ पर, मैं एक चीज दिखाता हूँ आपको। ये चीज दिखा रहे हैं आपको। तो देखो इसमें हमारे पास में क्या है, यहाँ पर वाटर है, कितना है सर? 50 ग्राम है। कितना है सर? 50 ग्राम है। इसको मैं रीसेट कर देता हूँ सब कुछ। ये हमारे पास में 50 ग्राम है, बढ़ा लेते हैं हम थोड़ा सा, 100 ग्राम ले लेते हैं। ठीक है, 100 ग्राम ये बर्फ है हमारे पास में, पानी नहीं है, ये बर्फ है। और यहाँ पर क्या है सर हमारे पास में? 100 ग्राम इथेनॉल है। इथेनॉल जिसको हम लोग साधारण भाषा में अल्कोहल कहते हैं, वही अल्कोहल जो बड़ा बदनाम लगा पड़ा है। यहाँ लोग इसको गलत उपयोग करते हैं, हालांकि इसको शुद्ध अवस्था में गलत उपयोग नहीं करते वो लोग, या फिर हम ऐसा देखें दवाइयों में डलता है। एथेनॉल जो है वो दवाइयों में बड़ा काम आता है, फैक्ट्रीज में काम आता है काफी जगहों पर। तो अभी देखिए यहाँ पर एथेनॉल है, तो इसको एक बार के लिए आप छोड़ भी देंगे तो कोई समस्या नहीं है। हमारा ध्यान जो है पूरा का पूरा इस पर रखना, पानी पे रखना। तो देखिए बर्फ का टुकड़ा है, कितना तापमान है? -20 डिग्री सेल्सियस, माइनस का 20 डिग्री सेल्सियस। ये इसके नीचे हम लोगों ने एक इलेक्ट्रिक, जो हमारे पास में आजकल वो मशीन आने लग गई ना खाना बनाने के लिए, इलेक्ट्रिक गैस, एक तरह से गैस नहीं बोलेंगे उसको, इलेक्ट्रिक इंडक्शन हमारे पास में कुकर वगैरह आने लग गए हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी से गर्म उसको कर देता है और हमारा खाना बन जाता है। तो उसमें रखा है हमने, और इसको हम यहाँ पे जैसे ही बटन दबाएंगे ना तो ये इसको गर्म करना चालू कर देगा। ऐसे आग वाग नहीं दिखेगी, लेकिन गर्म होना चालू हो जाएगा। और यहाँ पर हम लोगों ने एक ग्राफ बना रखा है। तो ग्राफ में हमें यहाँ पर हम लोग देखेंगे ना कि 0 डिग्री पर ये तो अवस्था दिखा रहा है एक तरह से हमको, और यहाँ पर क्या है हमारे पास में? ये सर तापमान दिखा रहा है कि -20 डिग्री तापमान है अभी, -20 डिग्री सेल्सियस, फिर 0 है, फिर 20 है, फिर 40 है, फिर 60 है, फिर 80 है, फिर 100 है। तो यहाँ पर देखेंगे ध्यान से क्या होता है, पूरा ध्यान से ऑब्जर्व करना है। तो मैंने इसको यहाँ पर चालू कर दिया रन। तो अब ये देखिए
यहां पर ये बर्फ के कण हिलने लग गए, ऊर्जा दे रहे हैं तो अब ये पिघलने लग जाएंगे। अब देखो टेम्परेचर बढ़ रहा है, 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 और कहां पर आ रहा है? टेम्परेचर 0 पर आ रहा है। ठीक है, मैंने रोक दिया इसको, एक बार के लिए रोक दिया मैंने इसको, तो अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। टेम्परेचर बढ़ा है, बढ़ा है, बढ़ा है ना, -20 से -19 हुआ है, -18 हुआ है, -10 हुआ है, -5 हुआ है, -2 हुआ है, फिर 0 पे है। इसको बढ़ना ही बोलेंगे क्योंकि माइनस वाली संख्याएं तो छोटी होती हैं हमारे पास में। तो टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, और इनके कणों की ऊर्जा ज्यादा होती जा रही है, होती जा रही है, होती जा रही है, होती जा रही है, और अब फाइनली एक ऐसा पॉइंट आएगा 0 डिग्री सेल्सियस जिस पर क्या होता है? ये पिघलने लग जाएगा। अब ध्यान से देखेंगे सब जने, तो ऊर्जा बढ़ती गई, देखो पिघल गया ना। अब देखो ये 0 पे है, पिघल रहा 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 है। आप एक चीज ध्यान करेंगे, यहां पे एक जादू हो रहा है। सर तापमान तो बढ़ ही नहीं रहा है अब, क्योंकि गैस चालू है, ऐसा नहीं कि गैस बंद कर दिया हमने, वो तो चालू ही है। लेकिन हम देख रहे हैं कि सर ये तो 0 डिग्री पर सर बर्फ का बर्फ, ये बर्फ भी है हमारे पास में, पानी भी है। सर ये बात थोड़ी समझ में नहीं आई हमको। सर यहाँ पे बर्फ भी है, पानी भी है, तो सर पानी में तो ज्यादा ऊर्जा है ना, तो इसका तो तापमान फिर ज्यादा आना चाहिए ना, इतना क्यों आ रहा है? अगर इसमें थर्मामीटर लगाते भी है ना अपन, तो भी 0 डिग्री दिखता है। दिमाग खराब। सर ये कैसे हो रहा है? सर ये बात समझ में नहीं आ रही हमको। अच्छा, आप ये सोच रहे होंगे कि मैं सर क्यों बोलता हूँ, मतलब मैं आपकी तरफ से बोलता हूँ कि कोई स्टूडेंट बोले क्लास में कि सर ये कैसे हो रहा है, सर ये तो हमको समझ में ही नहीं आ रही, तो इसलिए मैं सर बोलता हूँ। समझ गए सब जने? तो अभी देखेंगे क्या होगा, पिघलेगा, 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 पिघलेगा। आप तापमान को ध्यान दो, ये -20 डिग्री तक है अभी भी उतना ही है, अभी भी उतना ही, और बर्फ भी है थोड़ी सी, और अब बर्फ 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 खत्म। अब देखना तापमान को, देखना तापमान वापस से बढ़ना चालू हो गया, वापस से ऊपर होना चालू हो गया है तापमान। अब इसके कण जो है ना, जितना इसको गर्म करते जाओगे उतना तेज 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 चलने लग जाएंगे, उतनी ज्यादा टक्करें करने लग जाएंगे, इधर से उधर, इधर से उधर, इधर से उधर भागने लग जाएंगे, क्योंकि उनकी ऊर्जा जो है वो बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। तो यहां पर एक ग्राफ देखा हमने और देखा कि असल में हो क्या रहा है। तो यहां पर अब एक सवाल पैदा हो रहा है इसको देख करके। भाई पहली चीज तो ये कि सर जो हमारे पास में जो बर्फ है हमारे पास में, उसका गलनांक कितना है, या अगर हम जैसे द्रव की जिसकी जल की हम बात कर रहे हैं, तो उसके गलनांक की अगर हम बात करें तो वो कितना है, एक बार हम लोग लिख देते हैं यहाँ पर। और एक मैं आपको उसमें और अच्छी चीज भी बता देता हूं। तो इसको पहले तो हम लोग लिखेंगे बर्फ जो होती है इसका गलनांक कितना है हमारे पास में, कितने पर पिघलती है बर्फ, कितने तापमान पर। तो हम कहते हैं कि सर ये 0 डिग्री पर, 0 डिग्री सेल्सियस पैमाने पर ये पिघलना शुरू कर देती है। अच्छा, एक छोटी चीज मैं आपको और बताऊंगा, 0 डिग्री सेल्सियस जो है ना, ये किसके बराबर लिया है हमने, ये 273.15 केल्विन के बराबर लिया है। केल्विन भी एक तापमान है हमारे पास में, तापमान को मापने के लिए इकाई है, ठीक है, और सेल्सियस भी एक इकाई है, फ़ारेनहाइट भी एक इकाई है हमारे पास में। यहाँ तक कि एक दो और भी चलती थी जो कि कुछ समय से नहीं काम में आ रही, तो हम उसको नहीं काम में लेते। डॉक्टर जो हमारा तापमान लेता है वो फ़ारेनहाइट में नापता है, वो जो छोटा सा थर्मामीटर डाल करके। हम साधारणतया जो बात करते हैं कि अरे आज तापमान कितना है, तो कहते हैं कि 22 डिग्री सेल्सियस है, बड़ी बारिश हो रही है, ठंडा मौसम है, तो वो डिग्री सेल्सियस की बात हो रही होती है। फिर उसके बाद हम कहते हैं, जैसे केल्विन की बात करें, केल्विन की बात किताबों में ज्यादा करते हैं। कोई बीमार पड़ता है तो हम कहते हैं कितना बुखार है, कहते हैं 104 बुखार है। अब 104 डिग्री सेल्सियस नहीं है, 104 डिग्री सेल्सियस में तो इंसान उबल जाएगा, इतना ज्यादा 104 डिग्री सेल्सियस, तो वो फ़ारेनहाइट का मतलब होता है उसका। ठीक है सर, समझ में आया हमको। तो ये जो है ये इसके बराबर है, ये केल्विन का जो टेम्परेचर है 0 डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है। इसको बनाने की जरूरत क्या पड़ी, तो इसको इस तरह से बनाया गया है, हम लोग ध्यान देंगे। जैसे मान लीजिए बर्फ है, जब हमारे पास में बर्फ है तो बर्फ के तापमान की अगर मैं बात करूं, जैसे हमने यहां पर लिया था तो -20 डिग्री सेल्सियस था, तो माइनस काम में लेना पड़ रहा है। तो कुछ एक साइंटिस्ट ने ऐसा प्रपोज किया, ऐसा एक आइडिया लेकर के आए कि सर ये माइनस का साइन हटा ही दो ना, माइनस का साइन हटा ही दो। तो उन्होंने क्या बनाया, केल्विन तापमाना बनाया, पैमाना बनाया, केल्विन पैमाना बनाया, जिसमें माइनस नहीं होता। जैसे अगर कम भी होगा तो इसमें से 20 माइनस हो जाएगा, 253.15 हो जाएगा, माइनस का निशान नहीं लगाना पड़ेगा। बर्फ का तापमान नापेंगे तब भी माइनस आएगा ही नहीं,
ठीक है सर, मतलब ये एब्सोल्यूट जीरो से शुरू होता है, जीरो से ही शुरू होता है, ये जीरो से नीचे नहीं जाता। ठीक है सर, हमको ये बात समझ में आ गई है। तो ये 0 डिग्री सेल्सियस इसके बराबर हमारे पास में होता है। अब इसके आगे अगर आप देखेंगे, जैसे मान लीजिए 1 डिग्री सेल्सियस की मैं बात करूं, इसके अलावा है ना, ऐसे ही समझाने के लिए +1 कर दिया मैंने, तो यहाँ पे भी +1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 274.15 केल्विन। फिर मान लीजिए फिर मैंने +1 किया, 2 डिग्री सेल्सियस हुआ, तो यहाँ पर भी +1 हो जाएगा 275.15 केल्विन। जैसे मान लीजिए मैंने सीधा ही यहाँ पर देखा 100 डिग्री सेल्सियस कितना होगा, 0 में 100 जोड़ दिया, तो मेरे को क्या देखने को मिला, इसमें भी 100 जोड़ देंगे, तो वो किसके बराबर हो जाएगा, 373.15 केल्विन। अच्छा, मैं यहाँ तक क्यों आया हूँ, अभी थोड़ी सी देर में आपको ये चीज़ समझ में आएगी, थोड़ी सी देर में आपको ये चीज़ समझ में आएगी। तो मैंने आपको यहाँ पर एक चीज़ समझानी थी कि सर ये आप समझ गए गलनांक क्या है, कितना है हमारे पास में। तो हमने देखा कि सर हमारे पास में जो बर्फ़ है उसका जो गलनांक है वो कितना है, 0 डिग्री सेल्सियस। तो अब आप यहाँ पर देखें, इसको समझने की कोशिश करें। हमने बर्फ़ ली माइनस के तापमान पे, उसको ऊर्जा दी, गर्म किया, यहाँ 0 डिग्री सेल्सियस पर आए, मतलब हम कहाँ पर आए, गलनांक तक आए। उसको गलनांक क्या है, वो तापमान है जहां पर बर्फ पिघलना चालू कर देगी, जो भी ठोस है वो पिघलना चालू कर देगा, वो न्यूनतम तापमान है जहां पर पिघलेगा। तो अब देखो, जैसे ही बर्फ ने पिघलना चालू किया, लिक्विड में कन्वर्ट होना चालू किया, तो उसका तापमान बढ़ना बंद हो गया। अब उसका तापमान जो है आगे नहीं बढ़ रहा, ऊपर जा ही नहीं रहा तापमान। जब तक पूरी बर्फ पानी नहीं बन जाती, पूरी की पूरी बर्फ पिघल नहीं जाती, तब तक तापमान नहीं बढ़ रहा। जैसे ही पूरी बर्फ पिघल गई तो वो जो तापमान है फिर से बढ़ना चालू हो गया। आई बात समझ में? तापमान बढ़ा रहे हैं तो गतिज ऊर्जा जो है वो बढ़ रही है, कणों की जो गतिज ऊर्जा है वो बढ़ रही है, इसमें कोई डाउट नहीं है हमको, यस सर बिल्कुल बढ़ रही है। लेकिन जैसे ही हम लोग गलनांक पर पहुंचे हैं तो उसका तापमान बढ़ना बंद हो गया है। समझ आई आपको ये वाली बात? तो अब सवाल ये पैदा होता है कि ऐसा होता क्यों है कि हम सर ऊर्जा तो दे ही रहे हैं, सर गतिज ऊर्जा तो बढ़ ही रही है कणों की, लेकिन तापमान क्यों नहीं बढ़ रहा है? तो इसको हमने देखी कैसे व्याख्या की है इस चीज की। तो हमने ऐसे बताया है कि ये टॉपिक है हमारे पास में संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा, या ऐसे कहेंगे इसको कि पिघलते वक्त छुपी हुई ऊष्मा। संगलन मतलब क्या है? पिघलना। प्रसुप्त मतलब है छुपा हुआ। जैसे यहां पर अंग्रेजी में आप देखेंगे तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। क्या बोलते हैं? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। लेटेंट का मतलब है छुपा हुआ, छुप गया है जाकर के। तो कौन छुप गया है? ऊष्मा, जो ऊर्जा हम उसको दे रहे हैं वो छुप गई है, वो तापमान को बढ़ा ही नहीं रही है, जाके छुप गई है बर्फ के अंदर, या उस पानी के अंदर जो बर्फ से अभी पानी बन रहा है उसमें जाकर के छुप गई है। तो इसीलिए इस टॉपिक को हमने नाम दिया संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा। आप समझ गए क्या बात क्या कर रहे हैं अपन? बिल्कुल, वेरी गुड। तो अभी देखें क्या है ये संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा। तो इसको हमने इस तरह से व्याख्या की है, जैसे मान लीजिए हमारे पास में 1 किलो बर्फ है, ये बर्फ के हमारे पास में मान लीजिए ऐसे टुकड़े हैं। कितनी बर्फ है हमारे पास में? 1 किलोग्राम। एकदम बढ़िया ठंडी ठंडी ताजी ताजी बर्फ लाए हैं हम लोग जमा करके, और उसको हम क्या कर रहे हैं, उसको हम गर्म करना चालू कर रहे हैं। ये मान लेते हैं एक बर्तन में डाल दिया इसको हमने बर्फ को, और इसको हम लोग तापमान बढ़ा करके गर्म करना शुरू कर दिए हैं। इसको हम लोग तापमान देना शुरू कर दिए। ठीक बात है? ये गैस का टंकी है, गैस का सिलेंडर है, और हमने क्या किया, इसके ऊपर एक थर्मामीटर लगाएंगे। तो ये ऐसा बड़ा वैज्ञानिक थर्मामीटर हमारे पास में आता है, यहाँ पर लगा देंगे हम लोग इसको, और ये इसका बल्ब है आगे थर्मामीटर का। इतना छोटा नहीं होता है थर्मामीटर, बड़ा होता है हमारे पास में, अभी दिखाऊंगा मैं आप लोगों को। तो ये लगा दिए हैं हम लोग यहाँ पर थर्मामीटर, और ये एक स्टैंड मान लीजिए यहाँ पर है, ऐसे बुक में देखेंगे ना तो ऐसे एक डायग्राम बना हुआ है। कैसे? ऐसे। ये मान लेते हैं एक स्टैंड है हमारे पास में, और इस पर यहाँ पर एक क्लैंप है, उसमें ये थर्मामीटर जो है ऐसे अटका हुआ है, लगा हुआ है। इसको हमने ऐसे लगा रखा है, तो ये हमको तापमान बताएगा। तो पहले तो क्या होगा, जैसे जैसे गर्म करेंगे तापमान बढ़ेगा 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 बढ़ेगा, फिर रुक जाएगा।
कहां पर रुक जाएगा? 0 डिग्री सेल्सियस पर, या हम बोलेंगे 273.15 केल्विन पर। इसको अधिकतर हम 273 लिख करके छोड़ देते हैं, 0.15 नहीं लिखते इसके आगे। ठीक है सर। तो 1 किलो बर्फ को ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में बदलने के लिए उसके गलनांक पर, गलनांक बिंदु पर 0 डिग्री सेल्सियस पर, अगर हम पानी की बात कर रहे हैं, बर्फ की बात कर रहे हैं, तो गलनांक पर देखो कुछ कुछ पॉइंट्स है। गलनांक पर 1 किलो बर्फ को ठोस अवस्था से पूरी तरह से लिक्विड अवस्था में बदलने के लिए जितनी ऊर्जा की जरूरत पड़ती है ना, उसी को ये हम लोग संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा बोलते हैं या लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बोलते हैं। छुपी हुई ऊर्जा किसकी? गलन की छुपी हुई ऊष्मा या संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा उसको बोलते हैं। देखेंगे, पढ़ेंगे अब परिभाषा, फटाफट से हमको समझ में आएगी ये वाली चीज। क्या लिखा है यहाँ पर? वायुमंडलीय दाब पर, ये वायुमंडलीय दाब वही मतलब नॉर्मल स्थितियों में, ऐसे वायुमंडल का जो नॉर्मल दाब है हमारे ऊपर पृथ्वी की सतह पर, तो उस समय बोल रहे हैं। दाब ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, तो फिर हमको ऊर्जा की जरूरत कम ज्यादा हो सकती है, इसको कभी बाद में चर्चा करेंगे। तो ये चीज अभी आपको ध्यान रखनी है कि लिखना है कि वायुमंडलीय दाब पर, आगे सब कुछ वही है। 1 किलोग्राम ठोस को उसके गलनांक बिंदु पर, गलनांक पर बात हो रही है सर, क्योंकि ऊष्मा तो आप पहले भी दे रहे थे, पिघल थोड़ी रहा था, वो तो गलनांक पर आने के बाद ही पिघलेगा ना। तो हम कह रहे हैं 1 किलोग्राम ठोस को उसके गलनांक पर द्रव में बदलने के लिए जितनी ऊर्जा हमें उसको देनी पड़ती है, जितनी ऊष्मीय ऊर्जा हम उसको देते हैं, उसे संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा कहते हैं। ये छुपी हुई ऊर्जा है। इसका मतलब पता है क्या आपको? एक मस्त चीज समझने की कोशिश करना। 0 डिग्री सेल्सियस पर हम लोग क्या ऑब्जर्व करेंगे? इसी कंटेनर को मैं वापस बना रहा हूं। 0 डिग्री सेल्सियस पर हमें देखने को मिलेगा सर इसमें बर्फ के टुकड़े भी हैं कुछ कुछ, और सर इसमें पानी भी है हमारे पास में। मान लीजिए ये हमारे पास में पानी पानी भी हो गया यहाँ पे, और थोड़ी थोड़ी हमारे पास में बर्फ भी है यहाँ पर। समझ में आई आपको ये वाली बात? तो ये पानी का तापमान भी कितना है? 0 डिग्री सेल्सियस, और ये बर्फ का तापमान भी हमारे पास में कितना है? 0 डिग्री सेल्सियस। लेकिन एक बात हम पहले पढ़ चुके हैं, पानी जो होता है उसकी ऊर्जा ज्यादा होती है, गतिज ऊर्जा ज्यादा होती है ना, कण ज्यादा चल रहे होते हैं, और जो बर्फ होती है उसकी गतिज ऊर्जा कम होती है, उसके कणों की गतिज ऊर्जा। तो ज्यादा ऊर्जा किसके पास में है? पानी के पास में है। कम ऊर्जा किसके पास में है? बर्फ के पास में है। लेकिन फिर भी दोनों का तापमान सेम है। इसका क्या मतलब है कि पानी के पास में सेम तापमान पर ज्यादा ऊर्जा है। मतलब अगर आप इसमें हाथ डालोगे तो पानी ज्यादा ठंडा लगेगा या बर्फ ज्यादा ठंडी लगेगी? सेम तापमान है दोनों का। तो हम आंसर देंगे सर बर्फ ज्यादा ठंडी लगेगी। क्यों होगा ऐसा? क्योंकि पानी के पास ऊर्जा ज्यादा है, और ऊर्जा ज्यादा होने का मतलब है कि गर्म ज्यादा है या ठंडा कम है, और बर्फ के पास में ऊर्जा कम है तो बर्फ ज्यादा ठंडी लगती है हमको, सेम टेम्परेचर पर। करके देखना कभी। तो क्या लिख रहे हैं यहां पे? इसलिए 0 डिग्री सेल्सियस पर जल के कणों की ऊर्जा उसी तापमान पर बर्फ के कणों की ऊर्जा से अधिक होती है। 0 डिग्री सेल्सियस पर जल के कणों की ऊर्जा बर्फ के कणों की ऊर्जा से ज्यादा होती है। समझ गए सब जने? तो अब हम लोग क्या करेंगे? अब हम लोग इसका प्रैक्टिकल देखेंगे। हेलो स्टूडेंट्स, नमस्ते, कैसे हो आप सब लोग? तो आज अपन एक छोटा सा प्रैक्टिकल कर रहे हैं। कौन सा प्रैक्टिकल है? ये है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन को दिखाने के लिए। बोले तो संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा, बड़ा खतरनाक वर्ड है लेकिन सिंपल में समझाएंगे आपको। तो है क्या प्रैक्टिकल, मैं वो बताता हूं आपको। तो आप लोग यहाँ पे ना नोटिस करोगे कि अभी जो मेरे हाथ में थर्मोमीटर है, क्योंकि रूम का टेम्परेचर अपना अभी मतलब थोड़े दिन ऐसे ठंडे से ही है, 25 डिग्री के आसपास है। तो यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ नॉर्मल, अगर मैं इसको अपने हाथ में भी पकड़ के बैठा हूँ ना, तो 25 डिग्री तक का इसमें टेम्परेचर है, और इसकी मैं आपको फोटो भी दिखा रहा हूँ। तो अब देखो अपन क्या करेंगे कि ना, ये लिया है अपन ने कांच का बर्तन स्टैंड, और इसमें मैं डाल रहा हूँ बर्फ़, घर पे जमवाई गई थी खास, और ये मैं इसमें डाल रहा हूँ बर्फ़ थोड़ी सी पहले भी डाल दी थी, और अभी यहाँ पे शिकंजी तैयार करेंगे। खैर इसको डाल रहे हैं अंदर। तो बर्फ़ का टेम्परेचर अपने को पता है कि ना 0 डिग्री या उससे कम भी हो सकता है। तो मैं इसको यहाँ बर्फ़ पे रख दिया हूँ यहाँ पे इसको, और अब धीरे धीरे हम यहाँ नोटिस करेंगे कि टेम्परेचर ना कम होना शुरू हो गया है, और ये धीरे धीरे नीचे जाएगा और 0 तक आ जाएगा।
और उससे भी नीचे जा सकता है टेम्परेचर। तो जाने देते हैं इसको थोड़ा सा नीचे, और फिर क्या, मैं इसको यहाँ से नीचे से फ्यूल है हमारे पास में, इससे गर्म करने वाला हूँ इस बर्फ़ को। तो थ्योरी ये कहती है कि क्या होगा, जैसे ही अपन हीट देंगे तो इसका टेम्परेचर बढ़ने लग जाएगा बर्फ़ का। तो टेम्परेचर बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा, लेकिन 0 डिग्री सेल्सियस पर, 0 डिग्री सेल्सियस ऐसा तापक्रम है हमारे पास में जहाँ पर, ऐसा तापमान है जहाँ पर बर्फ़ और पानी दोनों होंगे। मतलब जब तक फिर पूरी बर्फ पिघल नहीं जाती तब तक पूरा जो पानी है उसका टेम्परेचर 0 डिग्री ही रहेगा, उससे आगे नहीं बढ़ेगा। 0 डिग्री पर हमें बर्फ भी मिलेगी और 0 डिग्री पर हमें पानी भी मिलेगा। लेकिन ये बात बहुत क्लियर है कि 0 डिग्री पर जो हमारे पास में पानी होगा उसके पास में ऊष्मा ज्यादा होगी। तो वो सारी ऊर्जा जो इस बर्फ को पानी में बदलने के काम आ रही है वो जाके छुप जाती है इसमें। तो इसीलिए उसको लेटेंट हीट बोलते हैं। लेटेंट हीट का मतलब होता है छुपी हुई एनर्जी। तो आ जाओ देखते हैं अपन, यहाँ पे 0 पे आ गया है टेम्परेचर। मैं यहाँ से आप लोग को दिखा देता हूँ कि टेम्परेचर 0 पर आ गया है, और फिर हम इसको थोड़ा सा और नीचे जाने देंगे और इसको हीटअप करेंगे। तो ये देखिए टेम्परेचर 0 पर आ गया है। तो ये देखा आपने 0 तक टेम्परेचर जा रहा है, और इस थर्मामीटर में अपने शायद 0 से नीचे नहीं जाता, बट अगर जाना होगा तो जाएगा। और अब हम क्या कर रहे हैं, मैं नीचे इस फ्यूल को जला रहा हूँ, और आपको हम लाइट बंद करके दिखा भी देंगे कि ये फ्यूल कैसे जलता है। ठीक है, अब इसकी हाइट थोड़ी और बढ़ानी है। हीट तो वैसे मिल रही है उसको, पिघलना शुरू हो गई है बर्फ़ यहाँ पर। हाँ, अच्छे से मिल रही है। आप लाइट बंद करके बल्कि स्टूडेंट्स को चाहो तो दिखा सकते हो कि इसकी जो फ्लेम है वो ब्लू फ्लेम है एकदम, और उसकी हीट निकल रही है यहाँ से। एक बार लाइट कम करके दिखा सकते हो स्टूडेंट्स को। अब देखिए आप, ये पिघल भी रहा है यहाँ पे, है ना। थोड़ा इसको नीचे कर दिया ताकि धीरे धीरे गर्म हो। अब यहाँ पे बर्फ़ भी है और बर्फ़ का पानी भी है, और ये टेम्परेचर जो है आप यहाँ पर देख पा रहे होगे अब भी 0 डिग्री ही है ना। मतलब अब बर्फ़ भी है और पानी भी है, तो इतनी जो अपन हीट दे रहे हैं इसको वो जा कहाँ रही है भाई फिर। तो वो कह रहे हैं वो हीट जाके छिप जाती है इसके अंदर, और उसी को हम लोग संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा कहते हैं। अब एक काम करेंगे, थोड़ी देर इसको और गर्म होने देंगे और पूरा पिघलने देंगे बर्फ़ को। फिर पूरा जब पानी हो जाएगा तो देखेंगे हम 0 डिग्री टेम्परेचर है, और फिर और कैसे वो बढ़ जाता है ये देखेंगे अपन। तो देखो अब ऑलमोस्ट पूरी बर्फ़ पिघल चुकी है, और अब जो है इसका टेम्परेचर मतलब पिछले कुछ समय से थोड़ा सा बढ़ा है। ये 4 डिग्री पर आ गया है ना। बढ़ते बढ़ते 1 2 3 डिग्री, मतलब वो कब हुआ, जब ऑलमोस्ट जो इसके चारों तरफ, थर्मामीटर के चारों तरफ पूरी बर्फ़ है वो पानी बन गई थी, करेक्ट। तो अभी थोड़ा सा इसको अपन और ऑब्जर्व करेंगे। अब जैसे धीरे धीरे हम इसको गर्म करेंगे पानी को, तो अब टेम्परेचर जो है इसका और बढ़ने लग जाएगा। तो थोड़ा सा इसको और हम लोग ऑब्जर्व करते हैं। अब ये टेम्परेचर आप देख रहे हो यहाँ पे ऑलमोस्ट 40 डिग्री सेल्सियस पहुँच चुका है। तो देखो यहाँ पे ये पूरा ही नॉर्मल पानी बन गया, और नॉर्मल पानी तो छोड़ो, इसका टेम्परेचर अभी मैंने आपको दिखाया 40 डिग्री से भी अब मैं देख पा रहा हूँ क्रॉस कर चुका है, 42 43 तक पहुँच चुका है। जितनी देर इसको और रखेंगे और गर्म होगा। तो कहने का मतलब बस इतना सही है कि जब भी पानी अपनी अवस्था परिवर्तन कर रहा है, जब वो ठोस से द्रव बन रहा है या द्रव से जब वो गैस बनता है 100 डिग्री सेल्सियस पर, तो जब तक पूरा अवस्था परिवर्तन नहीं हो जाता ना, तब तक उसका टेम्परेचर जो है वो फिक्स रहता है। मतलब तब तक हम उसको जो जो भी ऊष्मा दे रहे होते हैं ना, वो अवस्था परिवर्तन में जाके काम में आ जाती है, छुप जाती है कहीं ना कहीं जाकर के। उससे तापमान नहीं बढ़ता, और उसी ऊष्मा की मात्रा को या उसी एनर्जी के अमाउंट को हम लोग क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन या लेटेंट हीट ऑफ बॉइलिंग, अगर उबाल रहे हो तो हम 100 डिग्री सेल्सियस पर, और अदरवाइज उसको हिंदी में हम लोग गलन संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा, या हम लोग उसको उबालने की प्रसुप्त ऊष्मा कह सकते हैं। आई होप प्रैक्टिकल देख करके आपको बड़ा मजा आया होगा। वही है ना कि हम ऐसे कैसे मान लें, करके दिखेंगे तो ही मानेंगे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास में क्वथनांक। क्या है सर टॉपिक? क्वथनांक। तो जैसे गलनांक था वैसे ही क्वथनांक है, बल्कि बड़ा आसान है ये तो, कि इसमें बस हम ये बोलेंगे कि कोई भी जो हमारे पास में द्रव है वो किसमें कन्वर्ट होता है, किसमें बदलता है, तो वो गैस में बदलता है। तो उस तापमान को हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग क्वथनांक बोलते हैं। जैसे इसको गर्म करेंगे, अभी हमारे पास में पानी है मान लीजिए, तो क्या होगा, थोड़ी सी देर में ये बदलने लग जाएगा किसमें, इसके जो कण हैं वो ऐसे हवा में उड़ने लग जाएंगे, गैस में बदलने लग जाएंगे। तो उस तापमान को हम लोग क्या बोलेंगे, जिस तापमान पर कोई भी द्रव जो है गैस में बदल रहा है।
तो उस तापमान को क्या बोलेंगे? उस तापमान को कहेंगे क्वथनांक। क्वथन का मतलब होता है उबलना, या जैसे बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग तो सुना ही है ना बचपन से कि बॉइल हो रहा है, पानी बॉइल हो रहा है, मतलब गैस में बदल रहा है। तो देखिए परिभाषा पढ़े क्या लिखी हुई है, वायुमंडलीय दाब पर। ये तो लगाना ही है बाय डिफॉल्ट, आप अपने मन में रखें इस बात को। तो वायुमंडलीय दाब पर तापमान, वह तापमान जिस पर द्रव उबलने लग जाता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? उसे इसका क्वथनांक हम लोग कहते हैं। और यहां पर सब जने ध्यान देंगे, क्वथनांक कैसा गुण है? एक समष्टि का गुण है। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये लाइन मैं आप लोगों को आगे चल के समझाऊंगा कि इसका क्या मतलब है। अभी नहीं, आगे समझाऊंगा मैं इसको आपको क्या मतलब होता है, क्योंकि जो हमारा नेक्स्ट क्लास का टॉपिक होगा ना, वो इसी से ही जुड़ा हुआ होगा। तो आप सभी इसको नोट करेंगे कि इसका क्या मतलब होता है। लेकिन तब तक क्या करेंगे अपन लोग? जल के लिए जो तापमान है हमारे पास में वो कितना है? कौन सा? क्वथनांक जो है हमारे पास में, उबलने का जो तापमान है वो कितना है? 373 केल्विन। क्या है सर? ये क्वथनांक है, या इसको बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। तो इसको हम लोग B.P. भी लिख सकते हैं बॉइलिंग पॉइंट कहने के लिए। तो ये देखें क्या अपन लोग, देखो मस्त चीज दिखाता हूं मैं आपको फिर से। क्या है यहां पर हमारे पास में? ये देखें, सब जने देखें। तो अभी वही पानी है। अभी कितना तापमान है यहाँ पर? 24.2 डिग्री सेल्सियस। लेकिन 100 डिग्री होते उबलने लग जाएगा। 100 डिग्री बोलो या 373 बोलो, एक ही है। 373.15 होगा, लेकिन चल जाता है, इतना हम मान लेते हैं। तो इसको मैंने रन किया, तो अभी देखें ये तापमान बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। ये जो कण है गैस, ये जो हमारे पास में अभी द्रव अवस्था में ही है कण, इनकी गति बढ़ गई, तेज तेज चल रहे हैं, टिक 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 टिक, बहुत तेज तेज चल रहे हैं। कम ऑन ऐसे बोलो इनको कि जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो। तो अभी हमें कब तक वेट करना है? 100 डिग्री सेल्सियस हो जाने तक इसका इंतजार करना है। ये वाले देखोगे ना, ये अल्कोहल वाले तो कब के ही उड़ गए, क्योंकि 78.3 इनका क्या होता है हमारे पास में? उबलने वाला बिंदु होता है, क्वथनांक होता है। पानी का नहीं आया अभी तक, तो अभी तक लड़ रहे हैं गैस के कण। आप गति नोट करो कितने तेज हो गए पहले से, लेकिन अभी भी द्रव अवस्था में ही है, अभी भी द्रव अवस्था में ही। अभी देखेंगे 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 देखेंगे, ये 90 डिग्री सेल्सियस तक आ गए हम लोग। कुछ कुछ कण चले गए हैं, वो मैं आपको बताऊंगा कल की क्लास में, बताऊंगा कि कुछ कुछ क्यों छोड़ करके जा रहे हैं इसको। ये 100 हो गया। अब देखिए आप, सारे कण जो हैं भागना शुरू कर दिए इसको छोड़ करके, भाग रहे हैं भाग रहे हैं भाग रहे हैं भाग रहे हैं। कम हो रहा है पानी, कम हो रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है। और यहां पर आप देखोगे कि जो तापमान है फिर से क्या हो गया? स्थिर हो गया। तापमान नहीं बढ़ रहा है सर, तापमान उतना ही है अब फिर से। समझ में आ गई सबको? तो ये हमें पता चल गया कि ये कौन सा तापमान है? क्वथनांक है, जहां पर जल जो है उबलने लग जाता है। अलग अलग द्रवों के लिए अलग अलग होगा, जल के लिए इतना है। ठीक है, तो इसको हम रोक सकते हैं यहाँ पर। बहुत बढ़िया, मजा आया हमें देख करके। अब जो नेक्स्ट हमारे पास में लास्ट आज की क्लास का जो हम पॉइंट लेंगे, वो सेम जैसे हम लोगों ने संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा देखी, तो सेम पॉइंट है, वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा। अंग्रेजी में बोलेंगे लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। वेपराइजेशन मतलब वाष्प बनना, जल का वाष्प बनना या गैस अवस्था में बदलना क्या कहलाता है? वाष्पीकरण हमारे पास में कहलाता है। तो यहां पर क्या कह रहे हैं हम लोग इधर कि सर वायुमंडलीय दाब पर 1 किलोग्राम द्रव को, 1 किलोग्राम द्रव को उसके क्वथनांक पर, उसके क्वथनांक, जैसे वहां पर हम लोग कह रहे थे कि 1 किलोग्राम ठोस को उसके गलनांक पर, यहां पर क्या कहेंगे कि सर हमारे पास में ठोस है, 1 किलोग्राम ठोस है, उसको गर्म कर रहे हैं गर्म कर रहे हैं। अब वो कहां पर आ गया है? उसके हमारे पास में क्वथनांक पर आ गया है जो द्रव है। अब बस गैस में बदलना है उसको। तो कह रहे हैं उस वक्त उसके क्वथनांक पर उसको गैस में बदलने के लिए हम जितनी ऊर्जा देते हैं ना, उस ऊर्जा की मात्रा, उस ऊष्मा ऊर्जा की मात्रा है ना, वही क्या कहलाती है? वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा कहलाती है। कह रहे हैं जो जल है 373 केल्विन ताप पर भाप में बदलता है, तो उसी तापमान पर पानी के कणों की अपेक्षा अधिक ऊर्जा होती है। अच्छा, ये क्या चीज है इसको समझेंगे फटाफट से, लास्ट चीज समझेंगे, फिर जो है आज की कक्षा को यहीं पर विराम देंगे। तो देखें सब जने, ये हमारे पास में कितने डिग्री सेल्सियस पर है? 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी है। भाई तापमान बढ़ता गया, सेम वही सेटअप है। यहां पर मान लीजिए स्टैंड है हमारे पास में,
और ये हमारे पास में मान लेते हैं कि यहाँ पर ऐसे बड़ा है, ये क्लैंप यहाँ पर लगा हुआ है और इसमें हमारे पास में यहाँ पर एक थर्मामीटर हमने लगा रखा है। ठीक बात है। तो ये थर्मामीटर हमने लगा रखा है, यहाँ पे मरकरी भरा हुआ है, तो तापमान बढ़ेगा 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 और जब 100 डिग्री जब आ जाएगा तो तापमान हमारे पास में रुक जाता है। तो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि सर जो पानी बचता है क्वथनांक पर उसका भी तापमान 100 डिग्री सेल्सियस है और जो गैस है उसका भी तापमान कितना है सर, 100 डिग्री सेल्सियस है। लेकिन सर ज्यादा ऊर्जा किसमें है? तो ज्यादा ऊर्जा है हमारे पास में जो भाप है ना, भाप, उसमें ज्यादा ऊर्जा। अच्छा, इसका एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल बताएंगे आपको। पूड़ी खाते हैं अपन सब जने, पूड़ी सब्जी बनती है ना घर पे, तो क्या होता है, हम पूड़ी ऐसे लेते हैं तो काफ़ी बार पूड़ी ऐसे फूली हुई होती है और उसके अंदर गरम गरम भाप होती है, वो पानी होता है दरअसल, और हम उसमें ऐसे छेद करते हैं, हमारा हाथ ही जल जाता है, इतनी गर्म भाप हमारी अंगुली को लगती है कि हाथ जल जाता है। जबकि देखा जाए ना, वो पूड़ी और वो जो सब्जी है वो दोनों सेम गर्म है, और अगर उस सब्जी में हमारा हाथ जाता है तो इतना ज़्यादा नहीं जलता। क्यों? क्योंकि दोनों का तापमान सेम है, लेकिन फिर भी जो हमारे पास में वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा है, वाष्पीकरण की जो छुपी हुई ऊर्जा है, वो किसमें ज्यादा है? वो गैस में ज्यादा है, वो वाष्प अवस्था में ज्यादा है। तो इसीलिए उससे ज्यादा नुकसान होता है ना, ऊर्जा ज्यादा है तो हमें नुकसान ज्यादा पहुंचाती है। तो इस तरह से आज अपन ने दो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक समझे, और ये समझना स्टूडेंट्स को बहुत मुश्किल लगता है, लेकिन अपनी क्लास में आने के बाद में इतना आसान हो जाता है ना इसको समझना, कि आप भी किसी और को जाकर के बता सकते हो। अच्छा, क्या कह रहे हो कि इसका भी एक्सपेरिमेंट करके देखना है सर अपन को? इसका एक्सपेरिमेंट बाद में करेंगे, है ना, अभी क्लास लंबी हो गई, फिर कभी करेंगे इसका एक्सपेरिमेंट। तो आज तक के लिए इतना ही, अब मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।